नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा तो बिहार की ही करेंगे और बिहार में चुनाव। देखिए, एनडीए के तो सारे प्रत्याशी अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में हैं और वे वोट मांग रहे हैं। लेकिन रोज हम लोग चर्चा करते हैं इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशियों का नाम कब खुलेगा। जहां पहले चरण के चुनाव हो रहे हैं, जहां दूसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं, वहां तो ठीक है, नामांकन पत्र भरे जा चुके। लेकिन आगे के चरणों का क्या? आज मैंने इंडिया ब्लॉक के एक बड़े नेता से सुबह बातचीत की। मैंने पूछा उम्मीदवार घोषित कब करेंगे। अब उन्होंने किस रूप में कहा, सरकास्टिक कहा, नहीं कहा। उन्होंने कहा, ज्ञानेश्वर जी, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? वोट तो हम लोग का रखा है ना। वोट नरेंद्र मोदी का है कहाँ? जिस दिन उम्मीदवार घोषित कर देंगे, सारा वोट हम लोगों की झोली में आ जाएगा। सोचिए, क्या तैयारी है। खबर आ रही थी कि आज कांग्रेस की सीईसी की बैठक होगी। कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं। 3 में उम्मीदवार सामने आ चुके हैं, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सासाराम, महाराजगंज, पश्चिमी चंपारण अब भी पता नहीं। जो लोग शामिल कराए गए कांग्रेस में, वे भी भंवर में फंसे हुए हैं। जिस तरीके से पप्पू यादव भंवर में फंसे थे, यह दूसरी बात है कि पप्पू यादव एक शख्सियत है। उन्होंने खुद के बूते चुनाव लड़ने का फैसला किया और महफिल सजा भी दी है। लड़ाई उनसे ही है पूर्णिया में। दूसरी बात जो आज हम चर्चा करेंगे, यह चुनौती है तेजस्वी यादव के लिए कि तेजस्वी यादव है क्या आरजेडी में। क्या सच में सुप्रीमो है? क्या सच में उनकी बात सभी मानते हैं? क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि उनके ही दल के विधायक, आरजेडी के विधायक, अब बागी उम्मीदवारों के साथ खड़े हो गए हैं। बागी चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, बागी तो बागी ही कहा जाता है। और यह सभी को पता है कि जो बागी है, वह मुख्य मुकाबले में नहीं है। बागी को जितना वोट आएगा, वह वोट आरजेडी के उम्मीदवार को परेशान करेगा और बीजेपी की जीत की राह को आसान करेगा। फिर भी तेजस्वी यादव खामोश है। उनकी खामोशी तो सिर्फ पप्पू यादव के मामले में ही टूटी थी, जब वे पटना से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के सामने अड़ गए थे कि पप्पू यादव को टिकट नहीं देना है। देखिए, परेशानी दिखाई पड़ रही है सिवान में भी। लेकिन पहले इसकी ही चर्चा करें कि यह सोचना कि वोट तो धरा है, जिस दिन उम्मीदवार घोषित कर देंगे, उस दिन सारा वोट हमारी झोली में होगा। क्या इस तरीके से कोई चुनाव होता है क्या, जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक लड़ने की कोशिश कर रहा है? अजीत जी। देखिए, ये तो इतनी बड़ी गलतफहमी है ज्ञानेश्वर जी की वोट रखा हुआ है और हम जब चाहेंगे हमारा उम्मीदवार जाएगा उसको वोट मिल जाएगा। वोट किसी का नहीं रखा हुआ है। वोट हमेशा फ्लोटिंग होता है, इधर का वोट उधर, उधर का वोट उधर होता है। कमिटेड वोटर बहुत कम होता है, चाहे वो कमिटमेंट वैचारिक हो या जातीय हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो। कमिटेड वोट थोड़ा बहुत होता है, सबके पास होता है, थोड़ा बहुत कमिटेड वोट होता है। अगर इंडिया ब्लॉक के नेता ये सोच रहे हैं कि इस बार आरजेडी है, कांग्रेस है, मुकेश सहनी को ले आए हैं, विकासशील इंसान पार्टी आई है और तीनों कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, तो इससे एक बड़ा सामाजिक समीकरण बन गया है, एक बड़ा सामाजिक आधार बन गया है और उसका वोट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम इसको मुहावरे में कहें तो ये कह सकते हैं कि मूर्खों के स्वर्ग में रहने जैसा है। जी। देखिए, पिछली बार इससे बड़ा गठबंधन था। इससे बिल्कुल। बड़ा गठबंधन था पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो उस गठबंधन में मुकेश सहनी तो थे ही, कांग्रेस आरजेडी थे ही, मुकेश सहनी थे, ऊपर से उपेंद्र कुशवाहा भी थे और जीतन राम मांझी भी थे। जी। ये इस तरह का गठबंधन था 5 पार्टियों का और ऐसा ऐसा रेनबो कोलिशन बना था जिसको हम लोगों के यहाँ से अब तो दिवंगत हो गए आदरी के संस्थापक थे शहबाल गुप्ता, वो हमेशा कहते थे कि कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम, हम्म। कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम है। मतलब जी। एकदम अतिवादी एक गठबंधन है जिसमें एकदम से हिंदूवादी राजनीति करने वाली अपर कास्ट की पार्टियां हैं, एकदम से अति पिछड़ा और महादलित वंचित की पार्टियां हैं और इनका कोलिशन है, कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम है। जी। और क्या नतीजा निकला ये हम सब लोग जानते हैं। एक हम्म। सीट मिली और वो भी कितनी मुश्किल से मिली। एक सीट वहां
34-35 हजार वोट से किशनगंज से डॉक्टर मोहम्मद जावेद जीते कांग्रेस पार्टी के। बाकी सारी सीटें वो अलायंस हार गया, जो कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम था, जिसमें कुशवाहा भी थे, निषाद भी थे। अब आज की जनगणना, जाति गणना उसके बाद हुई है, जिसमें ये पता चला है कि 10% निषाद है। लेकिन हम्म, निषाद तो 10% तब भी थे, 2019 के चुनाव में भी बिल्कुल थे, भले आंकड़ा अब आया है, लेकिन थे तो उस समय भी। और उस जी समय भी मुकेश सहनी बड़े नेता हो गए थे, तो कहाँ वोट मिला? तो जो जब जब न कुशवाहा का वोट उस तरह से ट्रांसफर हुआ, न सहनी का वोट ट्रांसफर हुआ, न महादलित का वोट ट्रांसफर हुआ, यहाँ तक कि यादव का वोट जिसको मान रहे थे कि रखा हुआ है, वो भी नहीं ट्रांसफर हुआ पूरी तरह। तो ये आजमाई हुई चीज है, ये इसके सबूत सामने हैं। तो कोई आदमी ये कैसे मान सकता है कि हमारा वोट रखा हुआ है और हम जाएंगे और हमको ट्रांसफर हो जाएगा? वोट जी नहीं रखा हुआ है, ये इसका हम्म, मतलब ये एक गलतफहमी तो है ही, लेकिन अपनी कमजोरियों को ढकने का एक बहाना है। हम्म, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, और उसको ढकने के लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं कि वोट रखा हुआ है। तो प्रधानमंत्री को तो ये कॉन्फिडेंस नहीं है नरेंद्र मोदी को कि उनका वोट रखा हुआ है, जबकि बिल्कुल उनका वोट, कमिटेड वोट अगर किसी के पास सबसे ज्यादा है, भले वो अभी जीतने के लायक है या नहीं है, लेकिन कमिटेड वोट सबसे ज्यादा उन्हीं के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास ही। जी इसके बावजूद जिन 4 सीटों पर पहले चरण में लोकसभा के चुनाव होने हैं, उनमें 2 सभाएं कर चुके, वो 2 सीटों पर जाकर के जमुई और नवादा में रैली कर चुके। तो वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने उम्मीदवार उन्होंने पहले तय कर दिए, उनका कमिटेड वोट भी है, फिर भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपके पास ना कमिटेड वोट है, ना आपने समीकरण बनाया हुआ है। अगर सारा समीकरण भी हम लोग जोड़ लेते हैं, जो उस दिन हम लोग जोड़ रहे थे, तो आप 42-44% की राजनीति कर रहे हैं। तो उसमें से कितना ट्रांसफर करा लीजिएगा? अगर हम लोग एकदम आपके फेस वैल्यू पर जाएं कि 32% जी यादव मुसलमान है और 10% मुकेश सहनी ले आते हैं, तो 42 ही प्रतिशत हुआ। तो उसमें से बिल्कुल कितना ट्रांसफर करा लेंगे? बहुत अच्छा ट्रांसफर होगा तो 80% हो जाएगा। हम्म, तो 80% का मतलब 30-32% होगा, तो इससे चुनाव जीत जाएंगे आप। तो ये जो गलतफहमी है, इसकी वजह से असल बात क्या है कि ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। डिसाइड नहीं करने के कई कारण हैं। एक तो कांग्रेस ऐसे भी बहुत इनडिसाइसिव पार्टी है, कांग्रेस जी में कोई डिसीजन नहीं। हम्म, जिस तरह से हम पहले भी एक बार कहे थे कि हमको कांग्रेस के ही एक नेता ने बताया था कि आपके घर में हाथी होता तो आपको पता चलता कि पूरी रात लग जाती है हाथी को करवट बदलने। जिस करवट जी सोया रहता उसी में सोया रहता, अगर करवट बदलना चाहे तो पूरी रात लग जाएगी। वही हम्म, कांग्रेस में है, एक छोटा सा भी डिसीजन लेना है उसको तो पता चला कि पूरी रात निकल के डिसाइड नहीं कर पाए। हम आपको बताएं ज्ञानेश्वर जी की दिल्ली की एक सीट पर एक सिंगल नाम गया था, और उसको जी भी वापस कर दिया। ईसी हुई पिछले दिनों, और सिंगल हम्म, नाम भी वापस हो गया। अब सोचिए सिंगल नाम क्यों वापस हो गया? प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बड़े नेता हैं, उनका नाम गया, सिंगल नाम गया, नाम वापस आ गया। एक सीट पर 2 नाम गए, नाम वापस आ गया, उसमें 2 नाम और बाद में जोड़ दिए गए। इन दोनों, ये सब जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसकी मीटिंग के बाद की बात हम करें। जी हरियाणा के लिए नाम गए और सीईसी में सीधे सीधे सारे नाम लौटा दिए गए कि कोई डिसाइड नहीं किया जाएगा। तो वही हाल बिहार का है, जो आपने कहा ना सीईसी होने वाली थी, अब सीईसी नहीं होगी। तो 13 तारीख सीईसी को फिर होगी अब 13 तारीख को होगी। पता चला कि अभी जो नाम है स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से जी आकर के, उसमें कोई नया नाम जुड़ जाएगा। हो सकता है कि हम्म, 1-2 नए नाम जुड़ जाए। और वो किस ग्राउंड पर जुड़ेगा? तो ये अमूक जी के बहुत चहेते हैं, ये अमूक जी कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी में है, इनके बहुत चहेते हैं, तो इनका नाम जोड़ दो। ये उनके चहेते हैं, इनका नाम जोड़ दो। तो ये नाम जुड़ जाएगा, और नाम जुड़ जाएगा तो फिर जाकर के सीईसी में वहां डिसीजन नहीं होगा। नहीं अब देखिए ना ग्राउंड पर कितनी उहापोह की स्थिति है अजीत जी। अभी जब हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं इसके आधे घंटे पहले मुझे शिवहर से फोन आया और पूछा ये गया कि अच्छा सर उम्मीदवार तय हो गया क्या? हमने कहा अभी तो नहीं हुआ है। तो सर कौन होगा? रितु जायसवाल होंगी या फारूक शेख होंगे? तो हमने कहा जब तक तय न हो जाए कैसे बताएं। तो मालूम हुआ कि दोनों ही क्षेत्र में घूम रहे हैं। अब रितु जायसवाल का आधार वोट वैश्य है, फारूक शेख जो एमएलसी हैं उनका आधार वोट मुसलमान है। तो रितु जायसवाल वैश्य में घूम रही हैं, फारूक शेख मुसलमानों के बीच घूम रहे हैं। अब जिस दिन यह बात तय होगी कि रितु जायसवाल को मिला कि फारूक शेख को मिला, तो जिन आधार वोट के बीच ये घूम रहे थे उनके बीच, उनके जिन्हें टिकट नहीं मिला उनके समर्थकों के बीच तो बगावत तो स्वाभाविक है ना। और आपके पास इतना समय भी नहीं होगा कि आप उसे संभाल लेंगे। ये स्थिति है कांग्रेस की। यही जी है। ये हाँ यही है ग्राउंड जीरो की स्थिति। अब कांग्रेस की स्थिति देखिए, मुजफ्फरपुर सीट कांग्रेस को मिलेगी यह बात सभी जानते थे, और मुजफ्फरपुर में चुनाव लड़ना है विजेंद्र चौधरी को, स्थानीय विधायक हैं, यह बात भी सभी की जानकारी में थी। अखिलेश प्रसाद सिंह का आशीर्वाद भी प्राप्त।
लेकिन पिछले हफ्ते का घटनाक्रम हमने आपने देखा। अजय निषाद जब बेटिकट हुए बीजेपी से मौजूदा सांसद, तो उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया गया, लेकिन टिकट की गारंटी नहीं। हाँ, टिकट मिल सकता है। अब ये हुआ कि विजेंद्र चौधरी जो उम्मीदवार मानकर मुजफ्फरपुर में घूम रहे थे, उन्हें लगा कि ये तो संकट का बादल आ गया, अब तो टिकट ही पता नहीं है। तो अब वे भी दिल्ली में बैठे हैं और अजय निषाद भी दिल्ली में लॉबिंग कर रहे हैं, मुझे ही मिल जाए। मुजफ्फरपुर में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं राजभूषण चौधरी निषाद वोट मांग रहे हैं और विपक्ष की ओर से कुछ पता ही नहीं। अब देखिए समस्तीपुर, देखिए कहा यह जा रहा था कि समस्तीपुर की सीट कांग्रेस को मिलेगी, कांग्रेस को मिलेगी। वहां बीके रवि तमिलनाडु पुलिस के रिटायर्ड डीजी हैं, उनके नाम की चर्चा कितने मजबूत है कितने कमजोर हैं इस पर हम नहीं जाते, लेकिन माना यह जा रहा था कि उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आशीर्वाद प्राप्त है, राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन का आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन इस बीच क्या हुआ, महेश्वर हजारी जेडीयू के मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, वरिष्ठ नेता, उनके बेटे सन्नी हजारी को शामिल करा लिया गया, कांग्रेस की रसीद भी कट गई। तो माना यह गया कि सन्नी हजारी को ही टिकट मिलेगा, लेकिन 2 दिनों में ही फिर से संशय का बादल। पप्पू यादव का हाल हमने आपने देखा ही था। अब सन्नी हजारी को भी पता नहीं है, शामिल तो जरूर हो गए, कि उन्हें टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और बीके रवि को भी भरोसा है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है तो टिकट हमें ही मिलेगा। अब परिणाम हुआ कि दोनों ही क्षेत्र से पहले टिकट तो और उधर अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी 19 अप्रैल को नामांकन की तैयारी कर रही। अब सन्नी हजारी आ तो गए हैं, चुनाव लड़ना है लोकसभा चुनाव, यदि टिकट न मिला तो फिर क्या करेंगे, यह भी समझा जा सकता है। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति, आप चंपारण से आते हैं, पश्चिम चंपारण की सीट मिली है कांग्रेस को, शाश्वत केदार क्या गारंटी के साथ कह सकते हैं कि टिकट उन्हें ही मिल रहा है। महाराजगंज कहा गया कि लालू यादव अरुण कुमार की पैरवी कर रहे हैं। सच्चिदानंद राय के बेटे की चर्चा हुई, शिपू राय की। अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे की चर्चा हुई, आकाश कुमार सिंह की। तो 3 ध्रुव आपने खड़े कर दिए, लेकिन टिकट का फैसला नहीं कर रहे हैं और बीजेपी वाले जो है वो वोट मांग रहे हैं। तो आपने तो यही सोच रखा है ना कि वोट तो मेरा रखा हुआ है, हम जाएंगे, वोट मेरी झोली में आ जाएगा। कोई मोदी की हवा है क्या? मोदी को कुछ मान ही नहीं रहे। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं मोदी तो हारेंगे हारेंगे हारेंगे। इतना आसान है क्या अजीत जी? देखिए ज्ञानेश्वर जी, अब इसमें कई बातें आपने कही, एक एक करके हम उनका जवाब देते हैं। जैसे एक तो ये क्या है कि स्ट्रेटेजिकल जो डिफिशियंसी है, रणनीति की कमी जो है वो साफ साफ दिख रही है। कांग्रेस की कोई रणनीति नहीं है। मुजफ्फरपुर में अजय निषाद को शामिल करा रहे हैं तो उनको टिकट देंगे या नहीं देंगे, ये बात पहले तय होना चाहिए था उनको शामिल कराने से पहले। सन्नी हजारी को शामिल करा रहे हैं, टिकट देंगे नहीं देंगे। पप्पू यादव आ रहे हैं, उनको टिकट देंगे या नहीं देंगे। अगर किसी स्ट्रेटेजी के तहत, किसी प्लान के तहत अगर ये काम हो रहा होता तो इस तरह का कंफ्यूजन नहीं होता, इस तरह का संशय नहीं होता। देखिए बीजेपी भी बहुत एक्सट्रीम लोगों को शामिल करा रही है, ऐसे लोगों को जिनको कल तक गालियां दे रहे थे दोनों एक दूसरे को, उनको शामिल कराया और हाथ के हाथ टिकट दे दिया। तो वो प्लान के साथ हुआ कि इनको ले आना है, इनको टिकट देना है। नहीं जिनको शामिल कराया गया वहां भी एक प्लान है, नहीं शामिल कराया गया उनको छोड़ दिया गया, कांग्रेस के हैं इनको छोड़ दिया गया कि ये बागी होकर के लड़ेंगे, और बागी होकर के लड़ेंगे तो कांग्रेस का नुकसान करेंगे। ये स्ट्रेटजी बिल्कुल। इसकी कितनी कमी है कांग्रेस में देखिए। अगर कांग्रेस की स्ट्रेटजी होती तो वो अजय निषाद को नहीं शामिल कराते। अजय निषाद को तो लड़ना ही था, वो निर्दलीय लड़ते फिर वहां, और निर्दलीय लड़ करके बीजेपी के निषाद वोट का नुकसान कर, और आपका जो व्यक्ति पहले से तैयारी कर रहा है विजेंद्र चौहान, उनको आप टिकट देते तो विजेंद्र चौहान अपने वोट की राजनीति करते और अजय निषाद, विजेंद्र चौधरी, माफ करिएगा, विजेंद्र चौधरी अपने जो इतने दिनों से वो राजनीति करते रहे हैं मुजफ्फरपुर में, उनकी राजनीति हम सब लोगों ने देखी है, पहले एक बार चर्चा भी कर चुके हैं। तो वो अपना वोट लेते जो कोर वोट है, और जो अजय निषाद हैं वो निषाद वोट में सेंध लगाते, कुछ वोट काटते तो बीजेपी का नुकसान करते। स्ट्रेटजी तो ये होती है। महेश्वर हजारी के बेटे को अगर चुनाव लड़ना था तो वो चुनाव लड़ते, उनको या तो आप टिकट दे देते, पहले दिन प्लान करके देखते कि आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में वो फिट बैठ रहे हैं तो आप उनको ले आइए, टिकट दे दीजिए। नहीं तो उनको छोड़ दीजिए कि वो निर्दलीय लड़ेगा, आपको ये यकीन हो कि वो निर्दलीय लड़के कुछ वोट काटेंगे और अपोजिशन का नुकसान पहुंचाएंगे, तो आप वो करने दीजिए उनको।
तो स्ट्रेटजी इस तरह बिल्कुल। से काम करती है। तो जो लैक ऑफ स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटेजिक डिफिशियंसी जो है, वो साफ साफ इमिनेंट है, वो दिख रही है कि कांग्रेस के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, पूरे अपोजिशन के पास, आरजेडी के पास भी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। आरजेडी में, कांग्रेस में, जैसे हम लोगों ने कहा कि वहां बहुत इनडिसाइसिवनेस है, फैसला ही नहीं होता है, उसी जी। तरह से आरजेडी में फैसला हो जाएगा, एक आदमी को फैसला करना है, लेकिन हुँ। वहां भी लोगों का इंतजार हो रहा है कि फला जी आ जाएंगे, फला जी से कोई कमिटमेंट है, वो आ जाएंगे तो उनको रख लेंगे, वो आ जाएंगे तो उनको रख लेंगे, ये इंतजार चल रहा है। कोई लड़ने के लिए नहीं लड़ाई हो रही है, ये माना जाए, ये जी। अब हम लोग अब मान चुके, 10 बार कह चुके हैं कि अब ये कोई लड़ने के लिए लड़ाई नहीं, जनता हुँ। लड़ा देगी, अलग चीज है। तो एक तो बिल्कुल। ये जो लैक ऑफ स्ट्रेटेजी है। दूसरा क्या है, अब जैसे समस्तीपुर की आपने बात की, बीके रवि को भरोसा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के करीबी हैं, नासिर हुसैन के करीबी हैं, और ये मल्लिकार्जुन खड़गे, नासिर हुसैन दोनों बहुत क्लोज, मतलब नासिर हुसैन सहयोगी हैं खड़गे साहब के, और जी। उन्हीं की वजह से 2 बार राज्यसभा गए। लेकिन दिक्कत यह है कांग्रेस में कि कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने से, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार का नहीं है, नेहरू गांधी परिवार का, तो उसके कहने से टिकट नहीं होती है। प्रधानमंत्री हो तब भी उनके कहने से टिकट नहीं होती है। और अभी जब आप कह रहे थे जी। तो हम एक किस्सा याद आ रहा था जो हम सोच रहे थे, वो जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो हरियाणा में उन्होंने विधानसभा की एक टिकट के लिए पैरवी की थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। उन्होंने जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फोन करके कहा कि ये संभवतः तारा सिंह या पता नहीं क्या नाम था उन सज्जन का, भूल गए हम हुँ। जी, उन्होंने कहा मनमोहन सिंह ने कि ये हमारे दोस्त हैं, इनको विधानसभा की टिकट चाहिए। तो अब हुड्डा जी ने सुन लिया, फोन रख दिया, अपना बात खत्म हो गई और उनको टिकट नहीं मिली। प्रधानमंत्री के दोस्त की, जिसकी प्रधानमंत्री ने पैरवी की, उसको टिकट नहीं बिल्कुल। मिली। हुँ। तो बाद में किसी को हुड्डा ने कहा था कि भाई ऐसे थोड़े पैरवी होती है, कम से कम दूसरी बार तो कहना चाहिए था। मतलब अच्छा। पैरवी तब होगी जब आप फॉलो अप करेंगे। एक बार तो कहने से मतलब हुआ कि किसी ऑब्लिगेशन में आपने फोन कर दिया, फॉलो अप जी। करते तब हम सोचते कि दे सकते थे। हुँ। तो ये रियल कहानी, असली कहानी है। तो अब खड़गे जी के कहने से टिकट होगा कि नहीं, बीके रवि का अगर वो कॉन्फिडेंस में है तो हो सकता है गलतफहमी साबित हो। यहाँ एक ही आदमी जी। अथॉरिटी है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के यहाँ से अगर कहा जा रहा है तब तो हो सकता है मिले, नहीं तो दूसरा कोई गारंटी नहीं कर सकता है टिकट। और वहां भी टिकट की, अब एक आदमी को आपने लटकार के रखा है, पूर्व अधिकारी हैं वो, मान लीजिए उन्होंने कुछ दिन काम किया होगा, कितने मजबूत है, आपने कहा कि कितने कमजोर है, ये बहस नहीं है। लेकिन अब इतने दिनों से जी। अगर वो तैयारी कर रहे थे तो उनके बिल्कुल। बारे में कोई भी डिसीजन स्ट्रेटजी के साथ होना चाहिए ना, प्लान करके होना चाहिए ना। उनको जी। अंधेरे में रख कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए। हुँ। अगर आपके बेस्ट बेट थे, आपके बढ़िया असली दाव उन पर लगना था, तो सन्नी हजारी को लेने के पहले उनसे बात करनी चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि, या फिर वही स्ट्रेटजी जो हमने पहले कहा, उनको टिकट देते, सन्नी हजारी को लड़ना था तो निर्दलीय लड़ने देते, या किसी दूसरी पार्टी से लड़ने देते, बहुजन समाज पार्टी से लड़ने देते। जी। तो ये उस क्या होता है कि वोट कटता है, ये स्ट्रेटजी होती है। तो एक स्ट्रेटजी की कमी है। दूसरे उम्मीदवारों को पता नहीं है कि किससे मिले दिल्ली आकर। अब ये बिल्कुल। आपने मुजफ्फरपुर की बात कही, विजेंद्र चौधरी और अजय निषाद यहाँ दिल्ली में बैठे होंगे, हमको पक्का यकीन है कि वो कभी जा रहे होंगे, प्रभारी भक्तचरण दास को पकड़ रहे होंगे, कभी कोई पार्टी ऑफिस में उनको ले नहीं, जा रहा भक्तचरण होगा। दास अब तो प्रभारी नहीं है ना, भक्तचरण दास अब प्रभारी का नाम तो मोहन अच्छा अच्छा, प्रकाश है। हाँ हाँ हाँ, मोहन प्रकाश है। तो फिर भी पुराने प्रभारी को भी लोग पकड़ते जी। हैं। अब वो अभी इम्पोर्टेंट है भक्तचरण दास इसलिए क्योंकि हरियाणा और कई जगह की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है वो, जी। तो इसलिए उनका नाम ध्यान में आ रहा था। तो मोहन प्रकाश को पकड़ रहे होंगे, मोहन प्रकाश हुँ। पहले भी रहे समाजवादी नेता है। भक्तचरण दास को पकड़ रहे होंगे, जाके अखिलेश प्रसाद सिंह से मिल रहे होंगे, पार्टी ऑफिस में चले गए तो किसी ने किसी के साथ चाय पिला दी, किसी ने किसी के साथ चाय पिला दी, तो ये सब हो रहा हो। ऐसा जी। नहीं है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात हो रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके ऑफिस में जो कोऑर्डिनेटर्स लोग हैं, गुरदीप सप्पल हो या प्रणब झा हो, उनसे मुलाकात हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं अपनी अपनी चीजें, और 10 आदमी उनको लेकर के घूम रहा होता है। यहाँ कांग्रेस में यही होता है, आईसीसी में आप चले जाइए तो किसी कैंडिडेट को नहीं पता है कि एक्चुअल असली आदमी कौन है जो उनका टिकट करा सकता है। जी। अब जिस आदमी ने जमीन पर आप कितने मजबूत हैं उससे टिकट नहीं हो रहा है, आप किसी के करीबी हैं उससे भी टिकट नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन है उम्मीदवारों के उसमें। देखिए ये यही कंफ्यूजन था जिसकी वजह से पप्पू यादव का फियास्को हुआ नहीं, पूर्णिया में। मैं उसी पर आ रहा था, मैं उसी पर आ रहा था। अजीत जी, जो आपने कहा रणनीतिक भूल, स्ट्रेटेजिकल डेफिशिएंसी की जो आप बात कर रहे थे, पप्पू यादव के मामले में तो प्रियंका गांधी की भी नहीं चली। ठीक है, चलिए नहीं चली। लेकिन तेजस्वी और लालू ने, तेजस्वी यादव और लालू यादव ने पप्पू यादव को परेशान करने के लिए जिसे उम्मीदवार बनाया, बीमा भारती को, देखिए क्या रणनीतिक भूल है कि अब बीमा भारती पप्पू यादव को लाभ पहुंचाती दिख रही है कि मुसलमान और यादव मतदाता तो पप्पू यादव के साथ हो गए और बीमा भारती नंबर 3 की लड़ाई लड़ रही हैं। तो नंबर 3 की लड़ाई में उनके साथ जो जुड़ रहे हैं वो अति पिछड़ी जातियों के मतदाता हैं।
तो अति पिछड़ी जाति के जो मतदाता है वो किसके मतदाता है? वो जेडीयू के वोटर हैं। तो वो नुकसान किसका पहुंचा रहे हैं? संतोष कुशवाहा का नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो फायदे में तो पप्पू यादव आ गए। आपने ये सोचा, तेजस्वी यादव ने ये सोचा कि, और लालू यादव ने ये सोचा कि हम टिकट दे देंगे तो यादव और मुसलमान, लेकिन वहां दीवानगी कुछ दूसरे किस्म की दिखाई पड़ रही है और वहां जनता चुनाव लड़ती दिखाई पड़ रही है। तो बीमा भाती जो नुकसान पहुंचाने गई थी, वह पप्पू यादव को फायदा पहुंचाती दिखाई पड़ रही है। तो ये तो रणनीति है। वही वही तो इसका मतलब इन लोगों ने फोर्स ही नहीं किया होगा, इन लोगों ने जी। सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। जो हम हाँ। कल भी कह रहे थे कि नेता का पहला गुण होता है दूरदृष्टि, दूरदर्शी होना। तो वो जी। दूरदर्शिता है ही नहीं, मतलब आप फोरसाइट नहीं कर रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे हैं, दूर तक देख ही नहीं रहे हैं। ये हम्म। विचार ही नहीं किया होगा कि हम वही आपने जो पहले हम लोगों ने जहां से बात शुरू की थी, ये जो गलतफहमी है कि हमारा वोट रखा हुआ है, हम जिसको भेजेंगे उसको चला जाएगा, ऐसा नहीं हम्म। होता है। ये तो वोटर बंधुआ नहीं है। वोटर को बंधुआ मानने की गलती किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को नहीं करनी चाहिए। और वो भी अभी लोकसभा का चुनाव है। विधानसभा का चुनाव होता तो एक बार के लिए हम लोग मान भी लेते कि तेजस्वी यादव और लालू यादव के असर में, क्योंकि यादव उस समय दीवाना हुआ होगा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, जी। तो जिसको देंगे उसको यादव वोट दे देगा। लेकिन अभी तो यादव को पता है कि कोई ये मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री तो होने नहीं जा रहे हैं। और बिल्कुल। लोकसभा में कुछ भी इनका स्टेक पर नहीं है। 0 सीट है तो 1 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, जो भी हो, इससे तो कोई बहुत बड़ा फर्क आना नहीं है। तो जी। वहां क्यों आपके कहने से वो वोट करेगा? हम्म। वहां तो वो देखेगा। और ये हर कास्ट का है, इसको हम लोग भी बड़ा कई बार डिस्कस कर चुके। ये राजनीति में जो जाति का सिस्टम है, जो इमर्ज हो रहा है जिस रूप में, उसमें अब सबसे पहली चीज ये है कि हमारी जाति का कैंडिडेट जहां है उसको जिताओ। हमारे जी। नंबर ऑफ एमपी हमारे ज्यादा होंगे तो हमको ज्यादा श्रेय से हमारा शेयर रहेगा, पॉलिसी मेकिंग में भी और सत्ता में भी हमारी भागीदारी बढ़ेगी। तो अपने ज्यादा से ज्यादा एमपी जिताओ अपनी जाति के। तो अपनी जाति का, तो वहां तो जाति के अगर यादव के लिए कहिएगा तो उसकी जाति के पप्पू यादव है। और पप्पू जी। यादव मजबूत है, उनके साथ अगर मुसलमान आ रहा है, आम जनभावना जुड़ी हुई है, तो मुसलमान उधर जाएगा, वो तो उधर ही जाएगा जो बीजेपी से लड़ता हुआ दिखेगा। तो जी। ये बहुत नहीं, स्वाभाविक सी बीजेपी चीज से ही थी। नहीं, देखिए वहां बीजेपी वाले भी अजीब अजीब स्थिति ये है कि जनता चुनाव लड़ रही है। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि दिल्ली में हमें मोदी चाहिए, लेकिन पूर्णिया में पप्पू चाहिए। वहां अब चुनाव मतलब अब दलीय नहीं रह गया है, क्योंकि निर्दलीय है पप्पू यादव। तो अब नारा दूसरा हो गया कि दिल्ली में मोदी चाहिए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हाँ ठीक है दिल्ली में मोदी, लेकिन पूर्णिया में पप्पू चाहिए। क्यों भाई? तो किसी भी वक्त आप कॉल कर लीजिए, किसी भी वक्त बुला लीजिए, किसी के घर पहुंच जाना, किसी के घर मतलब झोपड़ी में खाना खा लेना, किसी को माँ के साथ गले लग जाना, ये पप्पू यादव की यूएसपी जो है, कभी कहीं पहुंच जाना, अब उनके काम आ रहा है ये। तो आप देखिए ना, अब तो ये और सूट कर रहा है बीजेपी वालों को कि वहां बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, वहां जेडीयू के कैंडिडेट है संतोष कुशवाहा। तो जेडीयू के साथ बहुत लव लॉस नहीं बचा हुआ है बीजेपी के लोगों का। वो बहुत केयर नहीं कर रहे हैं कि जेडीयू कितना जीतती है। जी। देखिए 400 की बात जो है ना, वो कहने की बात है। 370 बीजेपी अपना कह रही है, वो भी कहने की बात है। उसको 272 सीटों से मतलब है। बिहार में उसको बिल्कुल। अपनी 17 सीटों से मतलब है। 17 हम्म। सीटें अगर वो जीत जाती है, नीतीश कुमार की सीटें कम होती हैं, तभी बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। हम्म। इसलिए बीजेपी का जो वर्कर है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो एक आध जगह इस तरह का जोखिम ले सकते हैं जहां उनको लग रहा हो कि कैंडिडेट हमारा अच्छा है, जीतेगा तो हमारे फायदे में रहेगा। वहां जोखिम उठा सकते हैं वो लोग। इसके बावजूद आप ये समझिए कि अगर एनडीए को हराने के लिए मुसलमान अगर सोच रहा है, तो उसकी तो जी। पहली चॉइस पप्पू यादव होंगे। और उनके बिल्कुल। यादव होने की वजह से यादव उनके साथ जुड़ेगा। हम्म। तो ये जो गलतफहमी है, जो पहले समय से हम लोगों ने बात जहां से शुरू की है कि वोटर को बंधुआ मान करके आप ये चल रहे हैं कि हमारा वोट रखा हुआ है, हमने समीकरण बना लिया है, इतनी जातियां हमारे समीकरण में है, हमारे सामाजिक समीकरण में, और उनका 40-42% वोट हमको मिल जाएगा, तो ये बड़ी गलतफहमी है। ये मूर्खों के स्वर्ग में रहने जैसा है। आप सोचते रहिए बैठ करके अपने आवास में, अपने ड्राइंग बोर्ड पर आप वोट का नंबर गिनते रहिए। ऐसा नहीं होता है। वोट का गणित, वोटिंग का जो पैटर्न होता है, जो मानसिकता होती है, वोटर की जो प्राथमिकता होती है, वो कई दूसरी चीजों से तय होती है। सिर्फ इस आधार पर जी। नहीं तय होती है कि आपने इस जाति की पार्टी है, आपने किसको टिकट दिया है। कई दूसरी चीजें होती हैं जिनसे, जैसी आपने बताई कि एक इंडिविजुअल कैंडिडेट का जो कैरेक्टर होता है, वो बहुत हम्म। चीजों को डिफाइन करता है। उससे बिल्कुल। प्राथमिकता तय होती है, मतदाताओं की प्राथमिकता। यहाँ देखिए, हमको इतनी हैरानी होती है कि इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं लोग, और मतदाताओं की प्राथमिकता का ध्यान ही नहीं रखते हैं। जी। मतदाता की प्राथमिकता क्या है? आप हम्म। ये मान के चलते हैं, आप उसको फॉर गारंटेड लेते हैं कि आप जिसको भेज दीजिएगा, हेलीकॉप्टर से उतार दीजिएगा, वहां जाकर के पैराशूटिंग करा दीजिएगा, लोग उसको वोट कर देंगे।
तो ये जो आज के ज़माने में, आज सोशल मीडिया का इतना ज़माना है, लोग इतने जागरूक हैं तमाम चीज़ों को लेकर के, तो वो कई चीज़ों पर अपनी प्राथमिकता नहीं, तय करते हैं। यही गलती अजीत जी, यही गलती हमने नीतीश कुमार से भी देखी है। सिवान में जो उम्मीदवार उन्होंने बनाया है, अब सिवान में नीतीश कुमार परेशान हैं, क्योंकि उनके उम्मीदवार के साथ जेडीयू बीजेपी का आधार वोट राजपूत ब्राह्मण भूमियार जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। इतना गुस्सा है कि कहीं निर्दलीय साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के साथ न जुड़ जाए, क्योंकि आपने समझा ही नहीं कि उम्मीदवार के पति की हिस्ट्री क्या है। हुँ? आपने फोर्स किया ही नहीं किया। खैर चलिए, अब हम लोग दूसरे पहलू पर चलते हैं जो हम लोग कर रहे थे। तेजस्वी यादव क्या आरजेडी के सुप्रीमो हैं? उनकी बात कोई सुनता है? देखिए, हम लोग शुरू से चर्चा कर रहे थे कि जहां आपके मजबूत खंबे हैं, यदि आप वहां दूसरे उम्मीदवार दे रहे हैं तो उस खंबे से बातचीत तो कर लीजिए। लेकिन आपने ये सोचा जिसे हम दे देंगे वही सब कुछ हो जाएगा। नवादा की बात है, कल भी हम लोगों ने चर्चा की। नवादा में खुली बगावत है, और सच कहें कि डर के मारे तेजस्वी यादव नवादा जा नहीं रहे। नवादा जिले में 3 विधायक हैं आरजेडी के। विभा देवी राजबल्लभ यादव की पत्नी, प्रकाश बीर रजौली के विधायक, सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, और मोहम्मद कामरान। सिर्फ मोहम्मद कामरान है जो आरजेडी के घोषित उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा के पक्ष में। श्रवण कुशवाहा वहां बहुत मजबूत लड़ रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। और उन्होंने परेशान कर रखा है बीजेपी के उम्मीदवार विवेक ठाकुर को। लेकिन विवेक ठाकुर को इस बात की उम्मीद है कि आरजेडी के बागी और नवादा में आरजेडी के सबसे मजबूत खंबे जेल में बंद राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव जो बागी हैं, वे उनकी बैतरनी पार करा दें। अब देखिए, विनोद यादव के साथ राजद के 2 विधायक राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी और प्रकाश बीर और एमएलसी अशोक यादव खुले तौर पर कैंपेन कर रहे हैं। कंफ्यूजन कितना, तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन लालू यादव का नाम लिया जा रहा है कि लालू यादव का आशीर्वाद प्राप्त है। लालू यादव का आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो सकता है? और तेजस्वी यादव नवादा जा नहीं रहे, क्योंकि नवादा जाएं और उनके मंच पर विभा देवी ना हो, प्रकाश बीर ना हो, अशोक यादव ना हो, तो फिर किस मुंह से कहेंगे कि वे आरजेडी के सुप्रीमो है? तो आरजेडी के उम्मीदवार बीजेपी की जीत सुनिश्चित करा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं दिखाई पड़ने लगी है। जी। देखिए, इसके भी इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि एक सुप्रीमो के नाते अपनी हैसियत तेजस्वी यादव ने खुद ही कम की है। उन्होंने पहले दिन से एक सुप्रीमो की तरह का आचरण नहीं किया। ठीक है, वो यंग लीडर हैं और जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है लोकसभा विधानसभा चुनाव में, उन्होंने जितनी मेहनत की थी वो सब अपनी जगह है। लेकिन सुप्रीमो का तरीका ये नहीं होता है जिस तरीके से उन्होंने काम किया है। और उसकी भी मिसाल आप एक पप्पू यादव को ले सकते हैं। उनको वहां बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, सुप्रीमो की तरह आचरण करना चाहिए था। उनको ये नहीं समझना चाहिए था कि ये हमारे लिए थ्रेट है। अगर एक इलाके में कोई नेता उभर रहा है, इमर्ज कर चुका है, मजबूत नेता है, आप उसको थ्रेट मानिएगा तो आप किस बात के सुप्रीमो? आज नरेंद्र मोदी को तो किसी से चिंता नहीं है, किसी का डर नहीं है। जिसको लड़ाना हो उसको लड़ाते हैं, जिसको टिकट नहीं देनी होती है। पप्पू यादव को छोड़ते ही आपको मधेपुरा और सुपौल में उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, आपने अभी तक वहां उम्मीदवार तय नहीं किए। तो ये सुप्रीमो के रूप में आप जिस तरह से सुप्रीमो हो सकते थे, जिस तरह से आपको डिसाइड करना था अलायंस के फेवर में, जब आप अलायंस के फेवर में डिसीजन नहीं कर रहे हैं, जब आप इंडिविजुअल के फेवर में डिसीजन कर रहे हैं, जब आप अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं और दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जो पार्टी के कमिटेड लोग हैं, अलायंस के जो कमिटेड लोग हैं, तो इससे आपकी हैसियत घटती है। फिर दूसरा आदमी क्यों नहीं अपने परिवार के बारे में सोचेगा? आप मीसा भारती को भी टिकट दे रहे हैं, रोहिणी आचार्य को भी टिकट दे रहे हैं। आप दोनों भाई विधायक हैं, आगे भी किसी को देना होगा तो आप दे ही देंगे। तो राजबल्लभ यादव क्यों नहीं सोचे कि उनका भाई लड़ना चाहिए या उनकी पत्नी लड़नी चाहिए या उनका जो भी परिवार का आदमी है वो लड़ना चाहिए? यहाँ आप कैसे इसको गलत साबित कर सकते हैं? किस मुंह से आप उनसे पूछिएगा कि भाई आप, वो ये कहेंगे ना कि आपने हमसे पूछा टिकट देते समय, आप जब श्रवण कुशवाहा को ले आए तो आपने हमारी राय ली। तो ये जो अपने सुप्रीमो वाला आचरण होना चाहिए था, वो बड़ा दिल दिखाता है। सुप्रीमो ऐसे नहीं होते हैं। जो रियल सुप्रीमो हुए, जिन लोगों को ज्ञानेश्वर जी भारत की राजनीति में सुप्रीमो कहा गया, आज किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन सुप्रीमो सबसे पहली बार हम लोगों ने पॉलिटिक्स में बाल ठाकरे के लिए सुना था। तो वो इसलिए सुना था कि उनको कुछ नहीं चाहिए था, अपने सिंहासन नुमा कुर्सी पर बैठते थे और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज लोग भी जाते थे तो नीचे पीढ़ा टाइप की एक चीज होती थी, मोड़ा टाइप का, उस पर बैठते थे लोग और वो अपने सिंहासन पर बैठते रहते थे। और सुप्रीमो इसलिए कहे जाते थे क्योंकि उनको विधायक नहीं होना था, एमपी नहीं होना था और परिवार में भी किसी को नहीं होना था।
जी। सुप्रीमो ऐसा होता है, सुप्रीमो फिर उसके बाद काशीराम माने गए कि सुप्रीमो है, हुँ, उन्होंने किसी को बनाया। जो आप बना नहीं रहे हैं, अपने लिए लगे हुए हैं, तो आप किस बात के सुप्रीमो? फिर आपको कोई सुप्रीमो नहीं मानेगा जब आप इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों में उलझेंगे कि पप्पू यादव को नहीं आगे बढ़ने देना है, तो कन्हैया कुमार को नहीं आगे बढ़ने देना है, हिना साहब अब हमारे पिताजी के साथ थी, शहाबुद्दीन का परिवार था तो निपटा देना है, अब हमको अपना नया लोग ले आना है। जब इस तरह की सोच में आप राजनीति करिएगा, तो आपको कोई सुप्रीमो नहीं मानेगा। ये सुप्रीमो के रूप में आपकी हैसियत कम होती है। तो और परिवारवाद जो है उसकी वजह से आप उस पर जब ड्यूअल आपका रवैया होगा, दोहरा रवैया होगा, तो वो भी आपको नुकसान करेगा कि आपके लिए ठीक है और दूसरे के लिए वो खराब कैसे है। तो आप जी, उस आधार पर भी जाकर के नहीं पूछ सकते हैं। तो अब ये चिंता बहुत जेन्युइन है ज्ञानेश्वर जी की, वो कैसे जाए नवादा। गया तो 2 बार चले गए। गया की बिल्कुल। सीट पर 2 रैली हो गई, लगातार 2 दिन गए हेलीकॉप्टर से और मुकेश सहनी को भी ले गए तेजस्वी यादव, और नवादा एक भी बार नहीं गए जहां प्रधानमंत्री की रैली हो गई है। तो जी, ये स्थितियां हैं, ये इनसे लग रहा है कि इन लोग अपने बिना किसी तैयारी के हैं, बिना किसी स्ट्रेटजी के हैं, और ये मान के चल रहे हैं कि ये लड़ाई हमारी नहीं है। हमने कितनी बार ये बात कही है, ये लड़ने के लिए नहीं है। जैसे अब हम लोग कितनी बार चर्चा की कि नवादा में बहुत अच्छी लड़ाई हो सकती है। कुशवाहा बिल्कुल। वोट मिल रहा है, जो कोर वोट है बीजेपी का और जेडीयू का, वो वोट जा रहा है आरजेडी के कैंडिडेट के साथ। लेकिन जो आरजेडी का कोर वोट है, जिसको वोट आधार मानते हैं और जिसको आप मान रहे हैं कि फॉर गारंटेड है, आपका बंधुआ है, वो आपका बिखर रहा है, वो वोट नहीं जा रहा है। तो इसको कंट्रोल करिए। जब नवादा आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपका कोर वोट, पूर्णिया में आपका कोर वोट आपके कंट्रोल में नहीं है, आप वहां जाकर के सीवान देखिए, में नहीं है। कई जगह आपका कोर वोट आपके कंट्रोल में नहीं है और आप इस गलतफहमी में है कि हमारा वोट तो रखा हुआ है, जिसको दे जी। देंगे उसको मिल जाएगा। इस हुँ, समय तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ना, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जो रूठे हुए लोग हैं उनको मनाने की जरूरत है। अगर वो लोग कह रहे हैं कि लालू यादव का आशीर्वाद है, इसका मतलब है कि अभी भी उनका सद्भाव, उनका सम्मान लालू यादव के लिए है। तो लालू जी, यादव से ही उनकी मीटिंग कराइए, बुलवाइए उनको, लालू यादव से मिलवाइए, या लालू यादव जाकर के बिल्कुल। मिल सकते हैं तो मिले, किसी तरह से तो करें कोई। अगर आप मान रहे हैं कि लड़ाई जीवन मरण का है, अस्तित्व की जी, लड़ाई है, तो इसको तो अपने हर टूथ एंड नेल से लड़ना जिसको कहते हैं, उस तरह से लड़िए, दांत और नाखून से। तो आपके पास ऐसा भी नहीं है कि हथियार के नाम पर दांत और नाखून है, आपके पास और भी हथियार है, आपके पास जी। साधन भी है, ऐसा भी नहीं साधन नहीं है, लेकिन आप उस साधन से भी नहीं लड़ रहे हैं। तो ये वही जो लैक ऑफ स्ट्रेटेजी है, और ये फोर्सी करने की कमी है, और ये मानना कि ये चुनाव हमारा नहीं है, हम विधानसभा में देखेंगे, वो बहुत अब स्पष्ट झलकने लगा है चारों तरफ। चलिए, तो देखिए स्पष्ट झलकने लगा है, मेहनत हो नहीं रही है, हेलीकॉप्टर खड़ा रह जा रहा है, दिन भर में एक बार उड़ता है, वापस चला आता है, तो क्या होगा इंडिया ब्लॉक का पता नहीं। किस मुगालते में है कि बोर्ड धरा हुआ है, जबकि नरेंद्र मोदी सामने है। आगे भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखा तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।